वेलकम अगेन। आज हम फिर से करेंगे अध्याय प्रथम 10वीं कक्षा का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और उसमें हम किस टॉपिक को करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को। हम 4 प्रकार पहले ही अपनी वीडियोस में कर चुके हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। आज हम 5वां प्रकार करेंगे, जो क्या है? उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। इसको हम पहले एक उदाहरण से समझेंगे। मैंने आपको क्या दिया? कॉपर का चूर्ण दिया। ये क्या है आपके पास? कॉपर चूर्ण लिया आपने, यानी कि पाउडर लिया, और उसको हवा में रख दिया। तो कुछ समय के बाद आप क्या पाएंगे कि वो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और आपने उसको गर्म भी करना है, तापन देना है उसको। तो कुछ समय के बाद आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन जाता है आपके पास? कॉपर का ऑक्साइड। जो वो कॉपर का ऑक्साइड बनता है वो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वहां पर क्या आ जाएगी? एक काली परत। और वो काली परत किसकी है? कॉपर के ऑक्साइड की। अब इस अभिक्रिया में क्या हुआ? कॉपर जुड़ गया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि जो आपके पास अभिकारक है वो ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो वो अभिक्रिया जो होगी वो क्या कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया। या हम इसको और भी नाम क्या दे सकते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे नामकरण होता है, किसी को नाम देना, तो ऑक्सीकरण में क्या है? किसी को ऑक्सीजन दे देना, उसके अंदर ऑक्सीजन को जोड़ देना। इससे उल्टी आपके पास कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन की। जैसे अगर आप इस कॉपर ऑक्साइड में किसको गुजार दो? हाइड्रोजन गैस को गुजार दो, उसमें से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर दो, तो क्या होगा? यहाँ पर अभिक्रिया होगी आपके पास, साथ में आपको इसको गर्म भी करना है। तो आपके पास अभिक्रिया होगी कॉपर, और साथ में क्या निकल जाएगा? H2O। इसका मतलब जो ये काले रंग की परत थी वो कैसे रंग में आ जाएगी? भूरे रंग में। तो इसका मतलब अब इस अभिक्रिया में आपके पास क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कॉपर को छोड़कर जा रही है। इसका मतलब अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन चली जाए, बाहर निकल जाए, उसको छोड़कर चली जाए, मतलब ऑक्सीजन की वहां पर घटत हो। इसमें तो ऑक्सीजन की वृद्धि थी, यहाँ पर ऑक्सीजन की घटत होगी, यानी कि वो घट जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? अपचयन अभिक्रिया। लेकिन ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं ये एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। मतलब अगर कोई ऑक्सीजन देगा तभी तो कोई ऑक्सीजन लेगा, मतलब कि एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे। तो अगर हम इन दोनों को परिभाषित करें तो हमारे पास क्या होगा? उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण, यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो ऑक्सीकरण है। और अपचयन का मतलब डीऑक्सीकरण। डी का मतलब है बाहर निकाल देना। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, ह्रास का मतलब उसको छोड़कर चली जाती है, तो वो क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड H2, अभी हमने ये उदाहरण किया था, कॉपर प्लस H2O, यहाँ पर भूरा रंग हो जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड पहले किस रंग का था? काले रंग का। अगर अब हम इस अभिक्रिया को देखें तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन को दिया। यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। O का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का ह्रास। और अगर मैं देखूं तो H2 से क्या बना? H2O। यहाँ पर क्या है? O की, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है
तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? उपचयन। और जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन। उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन, और अपचयन को नाम क्या दिया जाता है? रिडक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही रिएक्शन, एक ही अभिक्रिया के अंदर आपके पास अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इन रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। जो ये अभिक्रियाएं हैं इनका एक और नाम क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब जो ये रेडॉक्स वर्ड है, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगी? REDOX। जो ये वर्ड रेड आया, ये कहाँ से आया? रिडक्शन से, RED। और ऑक्स वर्ड आपका कहाँ से आया? ऑक्सीडेशन से, OX। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? उपचयन और अपचयन रिएक्शन दोनों का जुड़ा हुआ रूप, और इसीलिए इसका नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। हम इसके और भी उदाहरण ले सकते हैं। इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड किस में बदल रहा है? जिंक के अंदर। और कार्बन किस में बदल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। यहाँ पर भी क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास। कार्बन में क्या हुआ? ऑक्सीजन की वृद्धि। जहां ऑक्सीजन की वृद्धि है वो उपचयन, और जहां ऑक्सीजन का ह्रास होगा यानी कि कमी आएगी वो अपचयन। अब इस अभिक्रिया में क्या है? जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को देता है, और कार्बन यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन को लेता है। मतलब जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को किसको दे रहा है? कार्बन को। और कार्बन को वो क्या कर रहा है? उपचयित। यहां हम उल्टा कह सकते हैं, कार्बन यहां पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को ले रहा है, और वो जिंक ऑक्साइड को क्या कर रहा है? अपचयित। इसका मतलब इस अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को दे रहा है और कार्बन को क्या कर रहा है? उपचयित। तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण कारक, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो कारक जो ऑक्सीकरण में सहायक है, यानी कि जो उपचयन करने में सहायक है। लेकिन कार्बन यहाँ पर कैसा कारक का काम कर रहा है? रिड्यूसिंग कारक का, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहा है? जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर? अपचयित करने का काम। तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट या अपचयित कारक। मैग्नीशियम रिबन के जो दहन की प्रक्रिया है उसमें भी क्या था? मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ता था? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना रहा था? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। यहाँ पर क्या हो रही है? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि। इसीलिए ये भी किसका उदाहरण होगा? उपचयन अभिक्रिया का। अब हमारा अगला टॉपिक है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अगर हम बात करें इनके प्रभावों की, तो आपने कई बार देखा होगा लोहे की चीज़ों पर पड़े पड़े जंग लग जाता है। तो सबसे पहला हम क्या देख सकते हैं? लोहे पर जंग लगना। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोहे पर ही जंग लगता है। आप कई बार क्या करते हैं? हाथ में कॉपर का कड़ा डाल लेते हैं, या फिर उंगली में अंगूठी डाल लेते हैं तांबे की, कॉपर की। तो आपने देखा होगा कि कड़ा अगर गीला होता है या अंगूठी गीली होती है तो वहाँ पर कलाई पर या उंगली पर हरा रंग आपको दिखाई देता है, और जो वो तांबे की
या जो कॉपर की वो धातु है उस पर भी हरा रंग जम जाता है, वो किसका प्रभाव शो करता है आपको? वो भी किसके प्रभाव को बताता है? उपचयन अभिक्रियाओं का। यानी कि वहां पर जो वो धातु है, लोहा है या फिर कॉपर है, वो किसके साथ अभिक्रिया कर जाता है? ऑक्सीजन के साथ। और इन सभी अभिक्रियाओं में क्या होता है? जो धातु है वो अपनी चमक को खो देती है और धीरे धीरे धातु खराब होने लग जाती है। और उस सारी अभिक्रिया को हम नाम क्या देते हैं? संक्षारण अभिक्रिया, यानी कि कोरोजन जिसको हम बोलते हैं। अगर हम संक्षारण को यानी कि कोरोजन को परिभाषित करें तो हम क्या कहेंगे? अभी जो मैंने सारा बताया, धातु की वस्तुओं को का गल जाना जब वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नमी के संपर्क में आती है, तो उस सारे प्रकरण को, उस सारी प्रोसेस को हम नाम क्या देंगे? कोरोजन। और उसी का एक उदाहरण मैंने यहाँ पर आपको क्या दिया? लोहे पर जंग लगना। इसको हम और भी नाम क्या देते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग का मतलब जंग लगना, और लोहा यानी कि आयरन। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे पर हरी परत, ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं? संक्षारण के, कोरोजन के। और कोरोजन के कारण ही जो कार के ढांचे हैं, पुल है, लोहे की रेलिंग्स होती हैं, जहाज है, या जो भी चीज़ें धातु की बनी हुई होती हैं, उनमें क्या हो जाती है? क्षति। वो जल्दी क्या हो जाते हैं? खराब। तो इसका मतलब जो आपके पास कोरोजन है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि हर एक चीज़ को बनाने में पैसा बहुत लगता है, और अगर वो खराब हो जाएगी तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या होगा कि किस प्रकार से हम कोरोजन से धातुओं को बचा सकते हैं। सबसे पहला हम संरक्षण से बचाव कैसे कर सकते हैं? संक्षारण से बचाव कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा किसी भी लोहे की वस्तु पर हम क्या करके रख सकते हैं? तेल लगा के रख सकते हैं, ग्रीस से उसके ऊपर एक परत जमा सकते हैं, पेंट करके रखते हैं। आपने देखा होगा लोहे के जो खिड़की दरवाजे होते हैं उन पे हम क्या करते हैं? पेंट। तो ये सारा हम क्यों करते हैं? ताकि वो किसके संपर्क में ना आ सके? हवा के संपर्क में ना आए, क्योंकि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो नमी है वो धातु को गला देगी। गलाएगी तो क्या करेगी? वो कोरोजन यानी कि संक्षारण करेगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? यस्त्र लेपन। दूसरा यस्त्र लेपन। यस्त्र लेपन के अंदर हम क्या करते हैं? इसको और भी क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं? लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। जब हम लोहे की वस्तुओं पर जिंक यानी कि जस्ते की, Zn की परत को चढ़ाते हैं तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? यस्त्र लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन। अब हम क्या देखते हैं कि जो जिंक है यानी कि जो जस्ता है वो क्या होता है? आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो अब ये तो आपके पास आयरन का कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है, और इसके ऊपर हमने किसकी परत लगा दी? जिंक की। ये Fe, इसके ऊपर किसकी परत? जिंक की। तो जिंक किसके साथ संपर्क में आएगा? हवा के, ना कि लोहा। तो वो लोहे की चीज़ों को किससे बचा के रखेगा? जंग लगने से। एक और, जिंक जब हवा के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ जुड़ता है और वो क्या बना देता है? जिंक कार्बोनेट की एक क्षारीय परत, अक्षारीय जिंक कार्बोनेट की परत। जो ये अक्षारीय जिंक कार्बोनेट की परत है ये कैसी होती है? चमकीली।
तो इसका मतलब जिस लोहे की वस्तु पर हम यष्ट लेपन करेंगे, जिंक की परत चढ़ाएंगे, तो वो चमकेगी। और वो चमकेगी क्यों? इसके बनने की वजह से। तीसरा हम कैसे कर सकते हैं? क्रोमियम की परत चढ़ाकर। क्रोमियम लेपन करके। आपने देखा होगा जो साइकिल हैं, मोटरसाइकिल हैं, बाइक्स वगैरह होती हैं, उनके जो हैंडल होते हैं वो काफ़ी चमकीले होते हैं और उनकी चमक ऐसे ही बरकरार रहती है, उन पे जंग नहीं लगता। तो वो क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो वो चमकीली सतह है उस पर हम क्या करते हैं? क्रोमियम का लेप। Cr, क्रोमियम को हम किस सिंबल से, किस चिन्ह से अंकित करते हैं? Cr से। तो जो क्रोमियम है उसकी परत हमने किस पे लगा दी? उनके हैंडल्स पर। तो अब भी क्या होगा? जो लोहे की चीज़ है वो किसके संपर्क में नहीं आएगी? वायु के। और जब तक वो वायु के संपर्क में नहीं आएगी तब तक कोरोजन नहीं होगा। चौथा उपाय क्या है? मिश्र धातु बनाकर भी हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील या स्टेनलेस इस्पात। स्टील को हम क्या बोलते हैं? इस्पात। इसमें क्या होता है? लोहा होता है, निकेल होता है और साथ में क्या होता है? क्रोमियम। और आपने सुना भी होगा जो स्टील के बर्तन, इस्पात के बर्तन होते हैं उन पर जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें अकेला लोहा नहीं है। लोहा किसके साथ जुड़ा हुआ है? निकेल और क्रोमियम के साथ। तो ऐसी धातु जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं उनको हम नाम क्या देते हैं? मिश्र धातु। और मिश्र धातु कैसी होती है? जंगरोधी, यानी कि उन पे जंग नहीं लगता। यदि हम मिश्र धातु को परिभाषित करें तो हम क्या कह सकते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के मेल को क्या कहा जाएगा? मिश्र धातु। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आपके पास पीतल है। अब पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें क्या होता है आपके पास? तांबा व जिंक। तांबा यानी कि कॉपर और इसका आपके पास जिंक के लिए Zn। ऐसे ही कांसा। कांसा भी क्या है? एक मिश्र धातु है। कांसे में भी क्या है आपके पास? तांबा होता है और साथ में क्या होता है? टिन। और टिन को आप किससे अंकित करते हो? Sn से। ऐसे ही अगर मैं बात करती हूं अमलगम की, अमलगम भी एक मिश्र धातु है। लेकिन अमलगम कब बनता है? जब एक धातु आपके पास क्या हो? पारा। पारा मतलब के Hg। दूसरी धातु कोई भी हो सकती है। पारे का किसी भी धातु के साथ जो मिश्रण बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? अमलगम। तो अमलगम को हम क्या परिभाषित करेंगे? पारा जब किसी धातु के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे हम नाम क्या देते हैं? अमलगम। जैसे जिंक अमलगम। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कौन कौन है? जिंक के साथ पारा। अगर मैंने आपको कहा सोडियम अमलगम तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? सोडियम के साथ पारा Hg। मिश्र धातुओं को बनाना आज के समय से नहीं शुरू हुआ बच्चों, ये प्राचीन काल से ही भारत के अंदर है। और इसका एक अनूठा उदाहरण आपके पास है लौह स्तंभ। आपने देखा होगा जो लौह स्तंभ है दिल्ली के अंदर, उसमें आज तक जंग नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अगर लोहे के अंदर 0.05% तक किसको मिला दिया जाए? कार्बन को, तो वो कैसा हो जाता है? जंगरोधी। तो जो आपके पास दिल्ली के अंदर लौह स्तंभ खड़ा है और आज तक उसमें जंग नहीं लगा, वो क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसमें
हमारे कारीगरों ने किसको मिलाया हुआ है? 0.05% कार्बन को। और अगर हम अपनी जीके को थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश करें, बढ़ाने की कोशिश करें, तो जो लो स्तंभ है उसका जो भार है वो 6 टन है, यानी कि नियरली 6000 किलोग्राम के आसपास, और जो उसकी ऊंचाई है वो 8 मीटर है। हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, और हमारा टॉपिक क्या था कि जो उपचयन अभिक्रियाएं हैं उनके क्या क्या प्रभाव हैं। तो हमने पहला प्रभाव क्या किया था? कोरोजन। और दूसरा जो प्रभाव है वो आपके पास क्या है? विकृत गंधी। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत का मतलब खराब हो जाना, और गंधिता का मतलब गंध, यानी कि उसकी जो स्मेल है। आपने कई बार देखा है बेटा, अगर हम किसी तली हुई चीज़ को खुले बर्तन में रख देते हैं और कुछ टाइम के बाद अगर उनको खाते हैं तो उनकी जो स्मेल है, उनकी जो गंध है वो खराब हो जाती है, और जो उनका स्वाद है वो भी कैसा हो जाता है? खराब। और वो कैसे होते हैं आपके पास खाने वाले पदार्थ? जनरली वसा युक्त होते हैं, यानी कि या तो उनमें क्या होता है? घी होता है, या फिर वो कैसे होते हैं? तेलीय, तेल युक्त। तो जो वायु के संपर्क में आने से वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थों का जो स्वाद बदल जाता है, जो उनकी गंध खराब हो जाती है, उसी को हमने नाम क्या दिया? विकृत गंधिता। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये वसा युक्त या तेलीय पदार्थ हैं वो क्या करते हैं? हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, और वो कैसे हो जाते हैं वहाँ पर? उपचयित। यानी कि वहाँ पर क्या हो जाता है? जो फैट और ऑयल प्रेजेंट है हमारे खाने में वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी गंध भी खराब हो जाती है और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है, और वो क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। इसका मतलब ये भी क्या है? उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। इसके उदाहरण है बेटा आपके पास, जैसे आलू की जो चिप्स होती हैं, नमकीन हैं, उनका जो गंध है और उनका स्वाद है कुछ टाइम के बाद अगर आप उनको खुले में रख देते हो तो बदल जाता है। तो वो किसका उदाहरण आ जाएंगे? विकृत गंधिता का। अब हम इस विकृत गंधिता से बच कैसे सकते हैं, या विकृत गंधिता से हम अपने खाद्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो उसके उपाय हैं, जैसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं हम, यानी कि हवारोधी जो हमारे पास डिब्बे हैं, जार हैं, उनके अंदर हम ऐसे खाद्य पदार्थों को रखें जिनके अंदर क्या है? वसा और तेल है। दूसरा, आपने देखा होगा घरों में जैसे दूध है, तो गर्मियों में दूध क्या होता है? फट जाता है। उसको भी बचाने के लिए हम क्या करते हैं? दूध को फ्रीज के अंदर रखते हैं। इसका मतलब तापमान को अगर आप कम कर देते हो तब भी क्या होता है? विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। तीसरा बेटा, आपने देखा होगा जैसे आप नमकीन के या फिर चिप्स के जो पैकेट्स लेकर आते हो, उन पैकेट्स के अंदर क्या होता है? हवा ज़्यादा भरी हुई होती है और जो खाने का सामान है वो कम होता है। जो वो हवा है वो वहाँ पर क्या होती है? नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस उस लिफाफे के अंदर क्यों भरी जाती है? ताकि जो खाद्य पदार्थ है वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आ सके। यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उनके पैकेटों में किसको भरते हैं हम? नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होगा? ऑक्सीजन से विकृत गंधिता नहीं हो पाएगी। और चौथा हमारे पास उपाय क्या है? कि हम उसको लाइट से, प्रकाश से बचा के रखें। खाद्य पदार्थों को प्रकाश से दूर रखें, क्योंकि जो प्रकाश है उसमें भी जो विकृत गंधिता है वो बहुत जल्दी होती है। धन्यवाद। हम सभी का दिन मंगलमय हो।